Good morning, 12th class. Yes, we are doing your unit second, that is solution. Okay, and the last topic which we have done is the three colligative property. First is relative lowering in vapor pressure, second is elevation in boiling point, third is depression in freezing point, and now we have to start with your fourth colligative property, that is the osmotic pressure. ठीक है। अब आपने यहाँ से आपने क्या सबसे फर्स्ट थिंग आपने क्या स्टडी करनी है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से आप देखो यहाँ पे आपका ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, उन्होंने एग्जांपल दिया है कॉपर सल्फेट का। आपके पास कॉपर सल्फेट का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप वाटर ऐड करोगे या आपने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट आपने ऐड करना है इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। आपने बीकर लिया, बीकर में आपने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का जो डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें वाटर ऐड करोगे या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट आपने ऐड करना है, लेकिन वो धीरे से करना है आपने वॉल के साथ, कि जो आपका सॉल्यूशन है वो जो बीकर है उसकी वॉल से टच करता हुआ ही आपका जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें आए। मीन्स जो सॉल्यूशन आपका रखा हुआ है कंसनट्रेटेड उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप वॉल के साथ टच करके सॉल्यूशन को डालोगे तो दो लेयर्स आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगी बीकर के अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस बीकर को आपने कुछ दिनों तक ऐसे ही आपने छोड़ देना है, ठीक है। आप किसी भी रूम में आप उसको रख के और उसको छोड़ देना। आप क्या फाइंड आउट करोगे, कुछ दिनों बाद आप ये फाइंड आउट करोगे कि जो आपके पास आपने सॉल्यूशन की दो लेयर्स आपने रखी थी, एक तो डीप ब्लू कलर की थी, एक वाटर या जो भी था आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वो नहीं रहा। मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया है, यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का हो गया है ओवरऑल, ठीक है। अब ये किस वजह से हुआ होगा, ये इस वजह से हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट के पार्टिकल है आपके पास, जो कंसनट्रेटेड आपके पास सॉल्यूशन था उससे सॉल्यूट पार्टिकल आपके सॉल्वेंट में मूव किए होंगे, वाटर या जो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट आपने डाला है उसमें, ठीक है। तो या आप क्या बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है आपके पास सॉल्वेंट के या जो वाटर आपने डाला है वो मूव किए होंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे मूवमेंट हुई होगी आयंस की या सॉल्यूशन की। इस मोमेंट की वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया। मीन्स आपको वहाँ पे सिर्फ आपको ब्लू कलर नज़र आएगा, कोई भी वहाँ पे लेयर्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग होना, मिक्सिंग होना पार्टिकल की, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, और एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना, उसको आप बोलते हो डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न ना सिर्फ जो सॉल्यूशन है उनके केस में होता है, बट गैसेस भी आपका डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी को शो करते हैं। 11th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या करते हो, हम एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। दूसरे तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आपका एक बिकर लिया, बिकर में आपने दो कंपार्टमेंट वहाँ पे बना दिए। मतलब एक तो आपने एक पार्ट में तो आपने रखा कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरे में आपने रखा जो सॉल्वेंट आपने लिया था वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। बीच में आपने वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल सेमी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से पास नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे ही आपके पास आपने दो कंपार्टमेंट में एक ही बीकर में दो सॉल्यूशन को रखा है बाय सेपरेटिंग देम बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल फिर जो आपका सॉल्यूशन था कंसनट्रेटेड H2SO4 कॉपर सल्फेट का, सॉरी, उसकी तरफ आना शुरू कर देंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास होके। और जो ये फ्लो है आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का
आपके पास मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी क्या है, लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन से किस में आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं टू द हाई कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसी ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे कि आपके पास क्या होता है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from the solvent to the solution, yeah you can say less concentrated solution to the more concentrated solution through semi permeable membrane is known as the osmosis process। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि देखो, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट अ सॉल्यूशन एज सच हैज़ ओनली वेपर प्रेशर। मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके पास सिर्फ क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कब डेवलप होगा, जब आप उसको कांटेक्ट में रखोगे विद द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और जब मूवमेंट होगी वहाँ पे आपकी थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तब वहाँ पे आपका एक अनदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा जिसको आप नाम दे दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब होता क्या है वो हम नेक्स्ट आपका स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेसिक चीज़ है जो आप स्टडी करते हो कि जब आप क्या करते हो, आपने क्या किया है, यहाँ पे एग लिया है, एग का जो आउटर शेल है उसको आपने निकाल दिया है, जो वाइट पार्ट होता है। उसके बाद दो एग आपने लिए हैं, एक एग को आप रखते हो वाटर में, दूसरे एग को आप रखते हो जो सोडियम क्लोराइड होता है नमक में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप वहाँ से ऑब्जर्वेशन आप क्या फाइंड आउट करते हो कि जब आप जिस एग को आपने वाटर में रखा है वो स्वेल हो गया है, वो आपका फूल गया है एक तरह से, क्योंकि जो वाटर है वो एग के अंदर मूव किया है। ठीक है, और जो आपका आपने रखा है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में वो अल्टीमेटली क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आपको क्या पता लगता है इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगता है कि जो भी आपने एग लिया था उसकी जो आउटर सरफेस है वो एक्ट करता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन है या तो वो एग के अंदर मूव किया या वो एग से बाहर मूव किया। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस। एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जब आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बाहर आए, आउटर जो सॉल्यूशन है उसमें मूव करें थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको आप बोलते हो एक्सोऑस्मोसिस। और जब आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एंटर करते हैं इनसाइड तो वो हो जाता है एंडो। ठीक है, बाहर आते हैं एक्सो, अंदर आपके किस जो एग के अंदर है मूव किए, या जो है यू कैन से किसी भी जो शेल है उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो आपका एंडोस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास डिफरेंस आपको पता होना चाहिए डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस में। ये हमने जब डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस को एक तरह से समझ ही लिया है क्या होता है, तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली पता ही लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपके पास बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल तो जो हमारी स्किन है वो भी हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, क्योंकि जो समर सीज़न होता है उसमें जो स्वेटिंग होती है, स्वेट कहाँ से आता है, हमारी इंटरनल जो बॉडी होती है उसमें से हमारी स्किन के थ्रू बाहर आता है। तो मीन्स आवर स्किन एक्ट एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोल सकते हो यू कैन से एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है। तो नेचुरल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एनिमल प्लांट मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन आपके पास बेसिकली होती है। आर्टिफिशियल आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे पर्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के आपके इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वहाँ से आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हो, जो उसके जो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल या कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। ओके, तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको एक बार आपने समझना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने कोई भी कंटेनर लिया है, आपने पढ़ना आपने ये भी है, लेकिन समझना आपने इस कंसेप्ट को है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होता क्या है, ठीक है। एक बार वो समझ जाओगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन कितना भी लिखा हो वो आप इजीली कर सकते हो। देखो हमने क्या लिया, हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेशन की है, एक तरफ आपने सॉल्यूशन डाला है, एक तरफ आपने सॉल्वेंट डाला है, ठीक है। आपने वहाँ पे 2 होल्स वहाँ पे आपने यूज़ किए हैं। वहाँ पे एक होल पे तो आपने पिस्टन लगा दिया है, दूसरा जो है वो एक नैरो ट्यूब है जो आपकी ओपन है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन पे दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लगता है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका लग ही रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी सॉल्यूशन के सरफेस पे भी एंड सॉल्वेंट के सरफेस पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अल्टीमेटली क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जैसे आप सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल, अब मैंने बताया था कि क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट पार्टिकल पास होते हैं, ठीक है। वो आपके मूव करना शुरू कर देते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन सॉल्वेंट पार्टिकल को की मूवमेंट को सॉल्यूशन में होने से रोकना है, ठीक है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही कर सकते हैं भी पिस्टन की हेल्प से और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें ताकि जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल हैं ये अपने ही कंपार्टमेंट में रहे, वो सॉल्यूशन की तरफ मूव ना करें, ठीक है। वो जो आपका प्रेशर होता है ना जो आप अप्लाई करते हो उसको आप नाम दे देते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम देख भी लेते हैं, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। मिनिमम एक्सेस प्रेशर आप जो अप्लाई करते हो सॉल्यूशन में, क्यों करते हो, टू प्रिवेंट या टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि आपके पास जो सॉल्वेंट की एंट्री है वो सॉल्यूशन में होने से रुक जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको आप क्या बोल देते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। समझ आया। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। यदि हम प्रोसेस को कर देते हैं रिवर्स, हमने प्रोसेस को कर दिया है रिवर्स, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के सरफेस पे, वहाँ से क्या होगा, अब मैंने क्या बोला है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आपका प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन के सरफेस पे। अब सॉल्यूशन में भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास होने से रहे, कि सिर्फ कौन से पास होते हैं, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन के सरफेस पे, तो वहाँ से आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो किस में मूव करना शुरू कर देंगे, सॉल्वेंट की तरफ। उस प्रोसेस को आप बोल दोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि वो ऑस्मोसिस प्रोसेस का अपोजिट हो जाता है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव करते हैं, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से सॉल्यूशन से मूव करते हैं सॉल्वेंट में, मींस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, विच इज़ नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये तो आर ओ जैसे आप हर किसी के घर में लगा होता है, आर ओ का प्रोसेस ही आपका क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई होता है, जो आपका टैप वाटर आता है तब भी आप उसको फिल्टर्ड वाटर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। वहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दी भी हुई है कि जो डीसैलिनेशन यदि हमें करनी होती है सी वाटर की, मीन्स हमें सॉल्ट को रिमूव करना होता है यदि सी वाटर से, तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है, ये इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है जो हमने ये किया है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सबसे जो बेस्ट मेथड है वो आपका बार्कले हार्टले मेथड है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है दैट इज़ द
एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमारे पास क्या है, हमने बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है मोलर कंसंट्रेशन के, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कितना है, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यू कैन से पाई आपने शो किया है ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो पाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चीज़ याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आपने हटा के कांस्टेंट का यूज़ किया विच इज़ आर, आर इज़ द कांस्टेंट जिसको आप बोलोगे सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, और जिसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है जैसे आपकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वही आपकी यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने सिंपल सी की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो पाई आपके पास क्या हो जाएगा, n बाई वी आर टी। तो यहाँ से आप शो कर दोगे कि देखो ये इक्वेशन v को आप उधर ले गए तो ये आपकी वेंट हॉफ इक्वेशन बन गई फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन यदि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से दिखाओगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो मीन्स वहाँ से आप लिख दोगे हैंस इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक बहुत इजी सा है, ऐसे आपके पास सॉल्यूशन जिनमें आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू सेम रहती है सेम टेम्परेचर पे, तो वो आइसोटोनिक हो जाते हैं, आइसोटोनिक, या यू कैन से आइसो ऑस्मोटिक, ठीक है। आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका बता रखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास क्या होती है, ठीक है। तो आपने जो करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो इतना सा ही कंसेप्ट करना है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बता रखी है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑस्मोसिस की, बट एक्चुअल में यहाँ से आपका जो सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस टाइप से पूछता है कि शो डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड शो इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक बार यहाँ पे देख लो आपको। हाँ, एक बार ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक या जो हाइपरटोनिक है वो आपके पास क्या होते हैं। देखो, यदि NaCl सॉल्यूशन है, NaCl प्योर सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हुई तब तो वो हाइपोटोनिक कहलाएगा, लेकिन यदि 0.9% से ज़्यादा हुई तब वो हाइपरटोनिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा आपने एक बार पढ़ लेनी है कि ये क्या होती हैं, ठीक है। और ये कुछ फिनोमिनाज दिए हुए हैं आपके जो ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो आप NCERT बुक में से ही पढ़ो, एंड आपने वैसे भी NCERT ही प्रेफर करनी है, ठीक है। CBSE बोर्ड मैक्सिमम क्या ऑल ओवर जो पेपर आपका बनता है, एग्ज़ाम जो आपका बनता है वो सारा NCERT बुक से ही बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने याद रखना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे मोलर मास की, हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन ये थी पाई वी इज इक्वल टू nRT। एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सिंपल इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से आपने मोलर मास निकाल लेना है सोल्यूट पार्टिकल का। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो इसको आपने याद रखना है। जो भी न्यूमेरिकल इसकी हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तब आप मेरे को मैसेज करना, या आप स्कूल में आप प्रॉब्लम लेके आ सकते हो, तो आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट सेकंड है वो यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाती है। उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।